स्वागत है आप सभी का लॉ सीखो के न्यूज इन फ्लैश में। तो चलिए देखते हैं आज के समाचार। तो आज का जो पहला समाचार है ये है स्टैटिस्टिक्स डे के बारे में। सांख्यिकी दिवस आज 29 जून को हर वर्ष बनाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाया जाता है। स्टैटिस्टिक्स का उद्देश्य ये है कि लोगों में सांख्यिकी के प्रति एक जागरूकता फैले और फॉर एग्जाम्पल जैसे एनएसएसओ का डेटा होता है और अलग अलग सेंसस में भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर लोग खुल के यहाँ पर अपनी जानकारी दें जिससे सरकार को मदद मिले कि वो अपनी नीतियाँ फ्रेम सही तरीके से कर सके। यहाँ पर जो ये डे है ये बनाया जाता है लेट प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस के याद में, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। इनका जन्म 29 जून के दिवस ही हुआ था और इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था ये नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम बनाने के लिए था। यहाँ पर इस वर्ष जो थीम है स्टैटिस्टिक्स डे का वो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 2, सतत विकास लक्ष्य का जो लक्ष्य 2 है उस पर इस वर्ष का थीम बेस्ड है, जो कि बात करता है भूखमरी खत्म करने की, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने की, पोषण में सुधार की और सतत कृषि की। चलिए दूसरी जो खबर है ये पी साईनाथ के संबंध में है। इनको हाल ही में जापान के द्वारा फुकुओका प्राइज दिया गया है। फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 के लिए जर्नलिस्ट पलगुमी साईनाथ, पी साईनाथ जिन्हें कहते हैं, उनको ये दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये अवार्ड इस्टेब्लिश किया था फुकुओका सिटी, जो कि फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा, इन दोनों के द्वारा ये अवार्ड इस्टेब्लिश किया गया था, मतलब फाउंडेशन और सिटी के द्वारा। तो ये अवार्ड दिया जाता है उन इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्होंने एशियन कल्चर को संरक्षित रखा हुआ है, जिन्होंने एशियाई संस्कृति को संरक्षित किया गया है, उनके कामों के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो पी साईनाथ जो कि खासकर जिनकी जो जर्नलिज्म है ये एग्रीकल्चर पे बेस्ड ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चर के संबंध में ज़्यादा होती है, तो उसी लिए इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है क्योंकि इन कमेटी ने ऐसा पाया कि जो पी साईनाथ है ये कमिटेड जर्नलिस्ट है जो कि कंटिन्यूसली इन्वेस्टिगेट और इम्प्रोवाइज कर रहे हैं फार्मिंग विलेजेस को, ऐसे गांवों को जो कि कृषि आधारित है, वहाँ पर वो सुधार लाने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो रियलिटी है, सो सत्यता है लाइफस्टाइल की, जो कि इन विलेजेस इन एरियाज में रहते हैं, उनकी लोगों के सामने, दुनिया के सामने लेकर आए हैं। चलिए अगली खबर जो है ये थर्ड जेंडर के बारे में है, ट्रांसजेंडर्स के बारे में है। तो पहला टॉयलेट एक्सक्लूसिवली फॉर थर्ड जेंडर इस्टेब्लिश किया गया है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के द्वारा। तो यहाँ पर इसका जो इनॉग्रेशन हुआ है ये हुआ है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जो कि शास्त्री भवन के पास की जो पार्किंग है वहाँ पर इसका इनॉग्रेशन हुआ है NDMC चेयरमैन और सेक्रेटरी के द्वारा। आपको बता दूं कि 2014 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक जजमेंट पास करके थर्ड जेंडर्स को इक्वल राइट देने की बात की गई थी। इसी जजमेंट में ये भी कहा गया था कि जो थर्ड जेंडर है उनके लिए सेपरेट टॉयलेट्स हो, ट्रांसजेंडर्स के लिए सेपरेट पब्लिक टॉयलेट्स हो, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स में भी इनके लिए अलग सुविधा हो। तो एक कदम तो यहाँ पर इनके अधिकारों के लिए हमने बढ़ा लिया है। तो चलिए अगली खबर जो है ये है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P के बारे में। अग्नि मिसाइल्स के बारे में सुना होगा आपने। अग्नि मिसाइल में एक नई सीरीज अब और जुड़ गई है, ये है अग्नि-P। तो यहाँ पर सफल परीक्षण इसका हुआ है उड़ीसा के बालासुर जो जगह है वहाँ से। यहाँ पर अग्नि-P जो है ये न्यू जनरेशन है और अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल जो है इसका ही एडवांस वेरिएंट है। अब यहाँ पर ये एक कनिष्ठीकृत मिसाइल है जिसे लॉन्च किया जा सकता है रेल से, रोड से, और साथ ही साथ इसको स्टोर किया जा सकता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये जो न्यू बैलिस्टिक मिसाइल है ये वजन में अपने आप में अग्नि-3 से आधी है और इसका जो रेंज है, कैपेसिटी है, ये 1000 से 2000 किलोमीटर तक यहाँ पर इसका बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज माना गया है। अगली खबर जो है ये है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के बारे में। तो इन्हें 1 वर्ष का और एक्सटेंशन मिल चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा।
इनका जो कार्यकाल है ये जून 30 को ख़त्म होने वाला था। अब यहाँ से 1 वर्ष का उनका और एक्सटेंशन मिल गया है। अब इन्हें जून 30 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। आपको बता दूं कि वेणुगोपाल जो है इन्हें अटॉर्नी जनरल जुलाई 1 2017 में चुना गया था। इनका टर्म उस वक्त जो था वो 3 वर्ष के लिए था। पिछले वर्ष भी इन्हें एक्सटेंशन मिला और इस वर्ष भी इन्हें एक्सटेंशन मिला है। तो वेणुगोपाल 89 वर्ष के ये है। इन्हें 2017 में अपॉइंट किया गया था, जब मुकुल रोहतगी जो है उस वक्त के अटॉर्नी जनरल, उन्होंने अपना इस्तीफा रेजिग्नेशन दे दिया था। अगली खबर उमेश सिन्हा के बारे में है। इन्हें भी रीअपॉइंट किया गया है एज अ डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। 1 साल के लिए इन्हें रीअपॉइंट यहाँ पर किया गया है। तो अपॉइंटमेंट जो कमेटी है कैबिनेट की कमेटी रहती है, तो इन्होंने इनके एक्सटेंशन को यहाँ पर अप्रूव कर दिया है और ये 1 वर्ष के लिए ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम करेंगे। उमेश सिन्हा जो है ये 1986 बैच के IAS ऑफिसर है, रिटायर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश कैडर को ये बिलोंग करते थे। इससे पहले इलेक्शन कमीशन के ये सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। तो दिसंबर 2020 में इनको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिला था। जनवरी 2020 में इनको 1 वर्ष का एक्सटेंशन मिल चुका है। इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन की कमेटी सेटअप हुई थी फॉर इशूइंग ऑफ रिवाइज द इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ कैंडिडेट ड्यूरिंग कैंपेनिंग, मतलब कैंपेनिंग के दौरान जो कितना व्यय होना चाहिए उसके लिए जो कमेटी सेटअप की गई थी, ये उसका भी हिस्सा थे। अगली खबर कोविन ऐप के बारे में है, कोविन वेबसाइट के बारे में है। तो इसमें दिलचस्पी दिखाई है 50 विभिन्न कंट्रीज में। तो यहाँ पर जो कोविन और नेशनल हेल्थ एडवाइजर के चीफ है डॉक्टर RS शर्मा, तो इन्होंने ये जानकारी दी है कि कोविन लाइक सिस्टम 50 कंट्रीज और जाती है। इन कंट्रीज में कनाडा, मेक्सिको, नाइजीरिया, पनामा, ऐसी कुछ कंट्रीज है जिन्होंने इसमें काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी तक कोविन ऐप पे 300 मिलियन प्लस रजिस्ट्रेशंस और वैक्सीनेशन हो चुके हैं। तो अपने आप में अभी तक शुरू में कुछ दिक्कतें हुई थी, लेकिन समय समय पे इसकी दिक्कतें दूर करते हुए ये अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है, इसलिए इसकी विदेशों से भी डिमांड की गई है। तो भारत ज़रूर इसमें सहकारिता करेगा, ये उम्मीद है। अगली जो खबर है ये वर्ल्ड के 2nd बिगेस्ट डैम के बारे में है। इसने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया। तो कहाँ है ये 2nd बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम? ये आता है साउथ वेस्टर्न चाइना में, मतलब दक्षिण पश्चिमी चीन में। बेहतरीन डैम इसे कहा जाता है। जिनशा रिवर पे है, जिनशा रिवर जो कि सहायक नदी है यांगत्से रिवर की। यहाँ पर फॉसिल फ्यूल पर कैसा डिपेंडेंसी कम हो और हाइड्रो पावर कैपेसिटी कैसी बढ़ाई जाए, उस उद्देश्य से इस हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण किया गया था। लेकिन यहाँ पर इन्वायरमेंट कंप्लेंट्स भी कुछ देखने को मिली थी, क्योंकि जहाँ भी डैम बनता है ऐसा बहुत बड़ा एरिया रहता है जो जलग्रस्त हो जाता है। तो इसका एक विरोध भी देखने को यहाँ पर मिला था। यहाँ पर 289 मीटर टॉल जो बायहेतन डैम है, ये 16 जनरेटिंग यूनिट्स वाला एक डैम है, जिसकी कैपेसिटी है 1 मिलियन किलोवाट ईच की। मतलब जो 16 अलग अलग यूनिट्स है, हर एक की 1 मिलियन किलोवाट ईच इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन का यहाँ पर कैपेसिटी है। तो चलिए आज का जो हमारा समाचार है वो यही समाप्त होते हैं। समाचार हमारे यही समाप्त होते हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड टू लॉ।